कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोहियों की या उन जैसे 13 लोगों की उनको समर्थन करने में जिस तरह से घुंगरू सेठ का हिस्सेदारी थी वो इस देश के सामने है और देश जानता है इस बात को। काफ़ी बार इस बात पर टीवी पर डिबेट होती है, बहस होती है और बहुत सारे, मैं इस देश की जनता से भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारी देश की जनता ऐसे कहती है कि भाई अगर वाकई कन्हैया कुमार गलत है तो चलने क्यों नहीं दिया। इसका टेक्निकल पहलू ये है कि कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से यानी कि आपके प्यारे सर जी से परमिशन की ज़रूरत होती है, जिसको देते देते इन्होंने फाइनली इतना समय लगा दिया, लेकिन मिल गई है। क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है ना कि देश में राष्ट्रवाद है, देश में राष्ट्रवाद की बात है, देश में देश के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ सेंटिमेंट है। तो अभी फिलहाल उन्होंने जो स्पॉन्सर किया था ना वो कन्हैया कुमार को, अब वो छोड़ दिया है, पीछे कर गए हैं वो उससे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि देश की जनता थोड़ा सा एक्टिव है और इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। सर, कन्हैया कुमार हो या फिर शर्जी और उसके साथ 7-8 आदमी और हैं जिनको समन किया गया है कि 15 तारीख से पहले आपको अब कोर्ट आना है और पेशी देनी है। ऑनरेबल जज पंकज शर्मा जी की अदालत ने आज 13 लोगों को समन किया है और उनको कहा है कि आपको आना है और तमाम तरह की चीज़ें कॉग्निजेंस लिया है कुल मिलाकर कोर्ट ने। जिस तरह से इस पूरे मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई और तमाम तरह की चीज़ें हुई, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है कि अब इस देश में जिन लोगों ने हंगामा किया था, चाहे वो JNU-SU का मामला हो और चाहे इसके अलावा अब दिशा रवि वाला मामला हो, चाहे कोई और हो, काफ़ी लोगों ने उस पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही थी कि बार बार के कन्हैया कुमार को जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर कहा जाता है और बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया जाता या फिर उस पर ट्रायल मुकदमा नहीं चलाया जाता, क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे हैं। और उन तमाम चीज़ों के बाद अपने आप में अच्छी सुखद चीज़ है कि हाँ, चार्जशीट पर ट्रायल चलेगा और कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं, जिस तरह से एक टुकड़े टुकड़े गैंग जो 2016 में इन लोगों ने किया था, उस सब पर कहीं ना कहीं फाइनल एक स्टेज पर ये कोर्ट पहुँचेगा। सर, यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके से इसमें शर्जिल इमाम का भी नाम शामिल है और शर्जिल इमाम को लेकर ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है यही कुछ दिन पहले मांग कर रहा था कि इन्हें रिहा किया जाए और जो UAPA लगा हुआ है इनके ऊपर ये भी हटा दिया जाए। देखिए, ये जो पूरा नेक्सस है, ये जो पूरा गैंग है, इसको आप अलग करके मत देखिए। ये शुरुआत होती है कन्हैया कुमार से, शैला राशिद से, उमर खालिद से, शर्जिल इमाम तक जाता है, ताहिर हुसैन तक जाता है, दिशा रवि तक जाता है, तमाम तरह के वो लोग। और इनको जो बैकिंग करने वाले जो इनके गुरुजी हैं और गुरु माताएं हैं वो भी सेम ही हैं। वो लेकर महिला जो अरुंधति रॉय हैं उनसे लेकर योगेंद्र यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम वो लोग जो राहुल गांधी तो कंधे से कंधा मिलाकर खैर खड़े हो गए थे कन्हैया कुमार के साथ। तो इनका जो बैकिंग वाला इकोसिस्टम है, मतलब जो मार्गदर्शक मंडली है, वो एक गैंग है पूरा, जिसमें लीडर के तौर पर कभी राहुल गांधी आ जाते हैं, कभी लीडर के तौर पर मैं आगे में अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं, कभी योगेंद्र यादव इनके नेता होते हैं, कभी अरुंधति रॉय इनकी नेता होती हैं। वो होता है इनका मार्गदर्शक मंडल जो इनको पूरा चलाता है। और जो इनका गैंग है वो आप देख ही रही हैं, इनका भी गैंग की जो नई रिसेंट लीडर निकल कर आई हैं वो दिशा रवि आई हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम एक ही है, इसको बचाने वाले चेहरे भी एक ही दिखेंगे आपको और जो फ्रेम होने वाले लोग हैं वो भी कमोबेश एक ही दिखेंगे। लेकिन हर एक स्कैम में एक नई किसी महिला या नई किसी पुरुष या नई किसी बच्चे का नाम आ जाएगा जो इस तरह के स्लोगन्स रेज कर रहा होगा। सर, यहाँ पर ये भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से इन्हें समन किया गया है तो लोगों की तरफ से ये भी बात कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा कन्हैया कुमार को बार बार बचाया गया और चार्जशीट भी काफ़ी देर में फाइल हुई थी, तो उसको लेकर अब फिर से कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा, फिर से बचाने की कोशिश की जाएगी इन्हें। देखिए, पहले मैं खुद धरना करता था और पहले मैं खुद धरने में बैठता था, भूख हड़ताल करता था, फिर मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने धरना स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। अब मैं धरनों को जो है आउटसोर्स करता हूँ। धरने हों, देश के खिलाफ बातें हों, देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, देश के खिलाफ एजेंडा हो, और उन सब को ऑर्गेनाइज, प्रोपोगेट, आगे बढ़ाने का काम मैं करता हूँ। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, आप पहचान लीजिए सही से। इस देश में देश के खिलाफ कोई बोलेगा, अरविंद केजरीवाल विल बी द फर्स्ट वन टू सपोर्ट हिम और हर। बीट कन्हैया कुमार, बीट दिशा रवि, बीट उमर खालिद, बीट ताहिर हुसैन, बीट एनीबॉडी, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं सर जी जो हैं आपको पीछे बैकग्राउंड में मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब होता है ना कि आगे स्टेज पर बैठकर नेता स्पीच दे रहे हैं और पीछे फोटो लगा हुआ है, तो जो कटआउट में फोटो वाले आदमी हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। कन्हैया कुमार की चार्जशीट को ट्रायल करने की जो परमिशन होती है कोर्ट से मिलती है और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी होता है, उनको अप्रूव, उनसे एक परमिशन लेनी होती है। सालों साल तक उस पर ये फाइल पर बैठे रहे लेकिन उस पर कुछ किया नहीं। जब कन्हैया कुमार ने इस तरह के स्लोगन्स रेज किए थे तो ये उन कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने स्टूडेंट्स का समर्थन किया था। जामिया में जब हिंसा हुई थी, ये उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने ये कहा था कि पुलिस गलत कर रही है। वो अलग बात है कि 400 लोग अभी किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से पुलिस वालों को पीटा गया, उस पर एक ट्वीट हुआ नहीं, फूटे मुंह से उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। लेकिन जामिया के बाद ताहिर हुसैन, जब दिल्ली दंगे हुए थे, पंकज ये जो अपने संजय सिंह जो हैं, जो टिकट का करते थे ना, टिकट वाले संजय सिंह,
आप समझ रहे हैं ना, टिकट वाले संजय सिंह। तो वो जो संजय सिंह हैं, उन्होंने ताहिर हुसैन के लिए कितनी बैटिंग करी है, और कितनी बैटिंग उनका जो विधायक है उसने की है, अमानतुल्लाह खान ने, और कितनी बैटिंग अरविंद केजरीवाल ने। वो तो आज भी करते हैं, कहते हैं ताहिर हुसैन के घर में जो वो पेट्रोल जो था वो तो पीने के लिए रखा हुआ था उसने अपने, वो ऐसे जलाने के लिए थोड़ी लाया था। वो पत्थर वो तो पिट्टू खेलने के लिए रखे हुए थे उसने वहाँ पर। ये तो आज भी उसकी बैटिंग करते हैं। तो इसी तरीके से इस देश में जो एक कड़ी जुड़ी थी कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोहियों की, या उन जैसे 13 लोगों की, उनको समर्थन करने में जिस तरह से घुंगरू सेठ का हिस्सेदारी थी, वो इस देश के सामने है और देश जानता है इस बात को। काफ़ी बार इस बात पर टीवी पर डिबेट होती है, बहस होती है, और बहुत सारे, मैं इस देश की जनता से भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारी देश की जनता ऐसे कहती है कि भाई अगर वाकई कन्हैया कुमार गलत है तो चलने क्यों नहीं दिया। इसका टेक्निकल पहलू ये है कि कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि आपके प्यारे सर जी से परमिशन की ज़रूरत होती है, जिसको देते देते इन्होंने फाइनली इतना समय लगा दिया, लेकिन मिल गई है। क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है ना कि देश में राष्ट्रवाद है, देश में राष्ट्रवाद की बात है, देश में देश के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ सेंटिमेंट है। तो अभी फिलहाल उन्होंने जो स्पॉन्सर किया था ना वो कन्हैया कुमार को, अब वो छोड़ दिया है, पीछे कर गए हैं वो उससे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि देश की जनता थोड़ा सा एक्टिव है और इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में जो ये देश के खिलाफ नारे लगाने वाले थे, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, उनको आने वाले समय में ये जो पुलिस है अपने गिरफ्त में शिकंजा कसेगी, और कहीं ना कहीं ये लोग जेल भी जाएंगे, इनके ऊपर ट्रायल भी होगा, मुकदमा भी होगा, और ये साबित होगा, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं रह जाएगी। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, ये नाम कोई परिकल्पना नहीं है, ये सच्चाई है इस देश की। आप सोचिए, अगर ये टूल किट वाला मामला निकल कर नहीं आता तो हमें समझ में आता कि वाकई ग्रेटा थनबर्ग जो हैं कितनी बड़ी एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने इस देश के लिए कहा, अरे वाह वाह बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन ऐसा तब होता जब कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि उनको तो आदत है देश बदनाम करने की। लेकिन अब सारी चैट्स और तमाम चीज़ें बाहर निकल कर आ गई हैं। तो इसी तरीके से ये भी सब बाहर निकल कर आएगा जब कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में चलेगा, जब इनकी कन्विक्शन होगी, इन जैसे लोगों की जब कन्विक्शन होगी, तब इस देश को एक सबक मिलेगा कहीं ना कहीं कि हाँ, इस देश में अंदर अंदर जो घुन की तरह जो लोग काम कर रहे हैं, इनका बाहर निकलकर एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, और इस इलेक्टोरल सिस्टम से बाहर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कन्विक्ट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकते। कहीं ना कहीं ऐसे जो क्रिमिनलाइजेशन करने वाले लोग हैं, इनको बाहर होना चाहिए। देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से 2016 में इन्होंने नारे लगाए थे, अफजल गुरु की बरसी होती है, और जिस तरीके के नारे ये लगाते हैं, और उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां इन्हें समर्थन देती हैं, बल्कि इनकी गलती दिखाने की वजह इनको जो सहारा दिया जाता है, ये गलत बात नहीं है सर? देखिए, मुझे लगता है किसी भी देश में अगर उस देश के पार्लियामेंट पर हमला करने वाले आतंकवादी के समर्थन में कोई खड़ा होता है, तो यकीन मानिए वो भी कोई आतंकवाद से कम की घटना नहीं है। बात समझ लें बहुत अच्छी तरीके से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे देश में, मेरे देश के पार्लियामेंट पर हमला करने वाले व्यक्ति के साथ, आतंकवादी के साथ अगर कोई खड़ा होता है, वो भी आतंकवादी के ही परिभाषा में आता है। वो अलग बात है कि उसका शायद वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये देशद्रोह है। अफजल की बरसी पर इकट्ठा होना ही क्राइम था, और वहां पर नारे लगाकर तो ये इन्होंने साबित कर दिया कि अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट को और इस देश के टॉप कोर्ट को ये कह रहे हैं कि वो कातिल हैं। ये साबित कर दिया कि इनका जो एंटी इंडिया या एंटी मोदी या फिर ये कहिए द हेट कैंपेन जो इनका चलता है, उसमें इनके दिमाग कैसे हैं। ये अलग बात है कि आजकल ये भारत माता की जय बोलने लग गए हैं, लेकिन ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचान कर रखना बहुत जरूरी है। इनकी जो राजनीतिक उत्पत्ति हुई है वो वहीं से हुई है। मतलब कहने का ये है कि इंसान जब होता है, बड़ा होता चला जाता है, वो कभी भी अपने स्वभाव का मूल रूप नहीं छोड़ता। यानी कि सांप है तो अल्टीमेटली उसने डंक मारना ही मारना है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि आज अगर ये अपनी पॉलिटिकल पोजिशनिंग चेंज कर भी रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल ही क्यों ना हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सुधर गए हैं, राष्ट्रवादी बन गए हैं, अपॉर्चुनिस्ट बन गए। इनको समझ में आ गया है कि अगर जनता के सामने ये स्टैंड लेकर जाएंगे तो जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। चेहरे पहचान लीजिए। कोर्ट तो खैर इनको अपने प्रोसीडिंग्स के तहत कार्रवाई करेगा ही, लेकिन उनके साथ जो नेता खड़े थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, इनको भी पहचान कर रखी है। 2016 से हुई शुरुआत हुई इस राजनीति की, जो जेएनयू से हुई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग से हुई थी। ये लोग थमकर नाम नहीं लिया। पहले सीए में इस तरीके के नारे लगाए गए, और अब इन्हीं में से टुकड़े टुकड़े गैंग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान रैली में भी दिखाई देते हैं, किसान के आंदोलन में भी दिखाई देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अगर कभी गांव में रही होंगी तो मुझे नहीं पता मैंने कभी आपके यहाँ पर ये बोला है या नहीं, लेकिन हाँ, आप अगर कभी गांव में रही होंगी तो गांव में पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ी परेशानी होती थी। लोग ना नीचे सोते थे, और जब नीचे सोते थे तो उनके कान में ना कान खजूरा घुस जाता था। उस ज़माने में डॉक्टर्स उतने ज़्यादा होते नहीं, शायद आप कान खजूरा समझती हैं नहीं, मुझे नहीं पता।
तो वो कान में घुस जाता था। उसके इमीडिएट इलाज के लिए पता है गांव वाले मतलब वो घर वाले क्या करते थे, तेल गरम करते थे और उसके कान में डालते थे, तो वो जल के ना वो कान खजूरा बाहर निकलता रहता था। आप देश की सरकार को, केंद्र सरकार को समर्थन देते रहिए, ये सरकार गरम तेल कर करके डालती रहेगी और ये जितने भी कान खजूरे और ये इस देश के खिलाफ वाले लोग हैं ना, आते रहेंगे निकल कर बाहर। बहुत जरूरी है इनका, क्योंकि स्लीपर सेल का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूएस में जब 9/11 हुआ था तो उन्होंने कैंपेन चलाया था और स्लीपर सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, क्योंकि वो इस देश, किसी भी देश की अनस्टेबिलिटी में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे स्लीपर सेल्स को, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे स्लीपर सेल्स का निकलना इस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी ये निकलेंगे उतनी ही जल्दी क्लेanलीनेस जो है एक ड्राइव चलेगी और कहीं ना कहीं लोगों में एक पॉजिटिव नैरेटिव आएगा कि देश किस तरह से चलना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं एजिटेशन के, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं देश में आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। तमाम चीज़ें आपके अधिकार में आती हैं, कानूनी अधिकार में आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप सरकार विरोध या व्यक्ति विरोध करते करते देश विरोध करने लग जाते हैं, तो उस बहुत जो बारीक जो वो सीमा है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो माफ़ कीजिए, देश की सोवरेनिटी, देश की एकता से बढ़कर कुछ नहीं है। देश की जनता जितनी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है कि जो भी कोई इस तरीके की चीज़ें करता है उसको लेकर एक्शन लिया जाता है और जनता भी इन सारी चीज़ों को लेकर जागरूक है। अगर 2016 में हुई घटना को लेकर आज अगर इन्हें समन किया जाता और देश की जनता भी इनसे सवाल पूछती है तो सर इनमें सुधार आएगा कभी या नहीं आएगा? क्योंकि आज देश की जनता इन्हें अच्छी तरीके से भली भांति समझने लगी है, चाहे फिर वो राजनीतिक पार्टियां हों या फिर इस तरीके के स्टूडेंट हों जो देश तोड़ने की बातें करते हैं। राइट नैरेटिव होना किसी भी देश के लिए बेहद ज़रूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस देश में विराजमान होने वाले हैं, तो यकीन मानिए बदलाव आएगा। ये तो इसका सांस्कृतिक पहलू हो गया, लेकिन इसके अलावा भी इस देश का नैरेटिव बदला है। पहले इस देश में राज जय श्री राम का नारा कम्युनल होता था, आज भी है कुछ स्टेट्स में, वो भी चली जाएंगी जल्दी जो इससे बड़ी परेशान रहती हैं, लेकिन आज वो नारे में दिक्कत नहीं है। आज मैं ये नहीं कहता, मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन हिंदू होकर जो टोपियां पहन पहन के लोगों को टोपी पहनाते थे, आज उनकी जनसंख्या भी घटी है। उनको समझ आ गया है कि अपने धर्म में रहो, दूसरे का सम्मान करो, तो बेवकूफ़ बनाना उन्होंने भी बंद किया, नैरेटिव बदला है। आज इस देश का किसी भी यूथ है, चाहे वो हिंदू है चाहे कोई भी हो, उसको अपनी कास्ट बताने में शर्म नहीं आती है। पहले ज़माने में क्या होता था कि किसी को हिंदू बोल दिया, अरे ये तो, किसी को राइटिस्ट बोल दिया, ये तो इंटेलेक्ट हो ही नहीं सकता, चाहे वो फास्ट फॉरवर्ड फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हो, लेकिन फिर भी वो इंटेलेक्ट नहीं था। आज वो नैरेटिव भी चेंज हुआ। लेफ्टिस्ट चाहे चौथी फेल हो, वो इंटेलेक्ट होता ही होता था। नैरेटिव बदला है। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इलेक्शन तो इस देश में हर महीने होते रहते हैं, हर 2 महीने 4 महीने में। ये सिर्फ सरकार बनाने नहीं आए हैं, सरकार तो ये बनाते ही रहेंगे, नैरेटिव बदलने आए हैं और 2014 से नैरेटिव बदला भी है। इनका रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ों में चेंज हुआ है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की बात हो, चाहे वो वैक्सीन पर, आप तुम्हें याद होगा किस तरह से आपको कि ताली थाली पर हंगामा इन्होंने किया था, मोमबत्ती पर हंगामा इन्होंने किया था, बोलते थे क्या बकवास हो रही है, ये वैक्सीन बनाए तो कुछ बात हो। हमने ताली थाली भी बजाई, हमने देश के डॉक्टरों को वो चेहरे भी देखे, वो किस तरह से इमोशन हो जाते थे, किस तरह से वो इस देश का धन्यवाद करते थे, वो भी देखा। हमने मोमबत्तियाँ भी जलाई, हमने वैक्सीन भी सबसे पहले बनाई, हम सारी दुनिया में दे भी रहे हैं, हम सबको बता भी रहे हैं हम क्या हैं। हम उस कल्चर से आते हैं, हम उस सिविलाइजेशन से आते हैं जिसने इस दुनिया को हमेशा कुछ दिया है, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से, चाहे धर्म के माध्यम से, चाहे बल के माध्यम से। लेकिन इन चीज़ों को बताया नहीं जाता था, लेकिन अब नैरेटिव बदला है। यकीन मानिए 6 साल 7 साल में बहुत सुकून है, और 7 साल में इतना सुकून हो जाएगा कि जो 2-4 जगह छुटपुट में कहीं हैं गायब हो जाएंगे अपने आप। मैं कहता हूँ विचारधारा सारी इस देश में रहनी चाहिए, लेकिन देश के खिलाफ कोई नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर।